हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने विटामिन डी, ई, के बारे में पढ़ा था। टाइम ना होने के कारण मैंने ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के बारे में नहीं बता पाई थी। मैं बोली थी कि आज उसके बारे में बताऊंगी। तो आज हम लोग रक्त का थक्का कैसे जमता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको समझेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है ब्लड क्लॉटिंग की। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या है? रक्त का थक्का जमना। अब यह क्रिया कैसे संपन्न होती है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो कि उसके साथ है प्रोथ्राम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन, जो कि प्रोथ्राम्बिन एक प्रोटीन होता है, प्रोथ्राम्बिन के साथ मिलकर और विटामिन के और कौन से विटामिन के साथ मिलकर और कैल्शियम के साथ मिलकर इसका निर्माण होता है, थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। और यह थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है यह हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जब हमारा थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन मिलता है तो किसका निर्माण होता है? फाइब्रिन का निर्माण होता है। फाइब्रिन हमारा जो होता है यह धागे के समान रचना होती है, जाल जैसी, धागे के समान जाल जैसी रचना होती है फाइब्रिन प्रोटीन में। तो ये क्या करता है फाइब्रिन प्रोटीन? ये WBC और RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, इनके कण आके फाइब्रिन में फंस जाते हैं, जिससे वह फंसने के कारण जो है रक्तस्राव जो है वह रुक जाता है, यानी रक्त का थक्का जमने लगता है। होता है ना, चोट वगैरह लगने पर एक पपड़ी जैसी दिखती है, उसको अगर हम निकाल देते हैं तो फिर से रक्तस्राव होने लगता है। वह पपड़ी जब जम जाती है, रेड रेड सा पहले होता है, फिर ब्राउन हो जाता है, तो उसी मतलब फाइब्रिन के कारण ही होता है, क्योंकि वो जाल जैसी संरचना होती है जिसमें WBC RBC के कण फंस जाते हैं और धीरे धीरे वह रक्त का थक्का जमने लगता है, रक्तस्राव रुक जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे लिखकर कि जब प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है? जब थर्मोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिलता है? प्रोथ्राम्बिन के साथ। प्रोथ्राम्बिन इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन हमारा कहाँ बनता है? लीवर में, यानी यकृत में। कहाँ? लीवर में। यह प्रोथ्राम्बिन का निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है। प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और विटामिन के साथ कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम। कैल्शियम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, यानी ये सभी मिलकर थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? थ्रोम्बिन। तो क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन जो कि लीवर में बनता है और विटामिन के, कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। और यह थ्रोम्बिन जो है हमारा, थ्रोम्बिन किसके साथ? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारा कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। या फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर जो कि हमारा किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। तो यह किसका निर्माण करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन, यह फाइब्रिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन, जब इन सभी के मिलने से थ्रोम्बिन का निर्माण हुआ और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है,
फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन क्या होता है? या धागे के समान, धागे की तरह जाल जैसी संरचना होती है। कैसी? धागे के समान पतले धागे की जैसी संरचना। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है? पतले धागे की जाल जैसी संरचना होती है। और इसी फाइब्रिन में, या जाल जैसी संरचना होती है ना, तो इस फाइब्रिन में जो है जाल जैसी संरचना होने के कारण WBC और RBC के कण आकर फंस जाते हैं। तो क्या होता है? रक्तस्राव रुक जाता है। धीरे धीरे फंसते फंसते हुआ रक्त का थक्का जमने लगता है, जिस कारण रक्तस्राव रुक जाता है। तो रक्तस्राव जो रोकने में कौन भूमिका निभाता है? मुख्य फाइब्रिन। इसकी संरचना जाल जैसी होती है। तो फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन के साथ, यानी फाइब्रिन में जब WBC और RBC के कण जो है, इसके कण आके फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। रक्तस्राव रुक जाता है। आई बात समझ में? इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन। प्रोथ्राम्बिन हमारा जो होता है यह लीवर में बनता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्राम्बिन और विटामिन के साथ कैल्शियम मिलकर किसका निर्माण करता है? थ्राम्बिन का निर्माण करता है। और यह थ्राम्बिन जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर, फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। यह थ्राम्बिन हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन हमारी पतले धागे की जाल जैसी संरचना होती है। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है? पतले धागे की जाल के समान संरचना होती है। ऐसे जाल के समान यह संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है? फाइब्रिन में ही हमारा WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, उनके कण जो है इसमें आकर फंस जाते हैं। जब यह जाल जैसी संरचना नहीं बनती है तो ब्लड हमारा रक्तस्राव होता रहता है, लेकिन ये जाल जैसी संरचना फाइब्रिनोजन के कारण, फाइब्रिन के कारण बनती है, जिसमें हमारी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं आकर फंस जाती है और धीरे धीरे यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करने लगती है, रक्तस्राव रुक जाता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन में WBC, RBC के कण आकर फंस जाते हैं, जिसके कारण रक्तस्राव रुक जाता है, रक्त का थक्का जमने लगता है। तो विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य भी यह करता है। चोट वगैरह लगने पर जो वो पपड़ी बनती है, उसको अगर हम निकाल देते हैं तो रक्तस्राव पुनः होने लगता है। तो यह किसके कारण होता है? फाइब्रिन के कारण होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, यह प्रोसेस पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस अपने माइंड में इसको रखे रहिए, समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। ओके, फाइब्रिन जो होता है इसमें WBC, RBC के कण आकर फंस जाते हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। तो विटामिन के की भूमिका रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होती है। इसकी कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जैसे घाव हो जाता, कोई चोट लग जाता है या सर्जरी वगैरह में, तो इसमें ब्लड जो है बहते रहते हैं, बंद नहीं होता। क्यों? विटामिन के की कमी से। जब विटामिन के पर्याप्त मात्रा में रहता है तो रक्त का स्राव, मतलब रक्त का थक्का जमने लगता है। और रक्त का थक्का जमने का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? पीटी टेस्ट। किस टेस्ट का? पीटी टेस्ट। पीटी टेस्ट क्या होता है? प्रोथ्राम्बिन टाइम टेस्ट। क्या होता है? प्रोथ्राम्बिन टाइम टेस्ट। क्या? रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाने के लिए पीटी टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? रक्त के जमने की
क्षमता का पता लगाने के लिए पीटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पीटी टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाने के लिए। पीटी टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। ओके, जैसे कुछ भी सर्जरी वगैरह करना हो या कुछ भी, तो उसका पता लगाने के लिए कि रक्त जमता है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब हमने कर दिया और रक्तस्राव होता ही रह गया, तो उसका पता लगाने के लिए पीटी टेस्ट किया जाता है कि रक्त जमने की क्षमता कैसी है, सही है या नहीं। तो रक्त जमने की क्षमता का पता लगाने के लिए पीटी टेस्ट यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। हम लोगों का कंप्लीट हो गया। जितने भी पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सारे कार्बोज, ये सारे हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारा बचा क्या है? जल। तो आज हम लोग जल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको आप सभी वीडियो को पॉज करके अगर नहीं नोट कर पाए हो तो नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा क्या बचा है? जल। तो आज हम लोग जल यानी वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जल क्या है? जल का कोई पोषक मूल्य नहीं होता है और ना ही जल का पाचन होता है। जल का क्या होता है? पोषक मूल्य नहीं होता, ना ही जल का पाचन होता है। और जल जो है हमारी बॉडी में यानी हमारे शरीर के भार का 70% भाग जल होता है। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल है? 70% भाग। शरीर के भार का 70% भाग जल होता है। शरीर के भार का 70% भाग जल होता है। कितना प्रतिशत भाग? 70% भाग जल होता है। और क्या है? यह जल हमारा जो है यह अकार्बनिक तत्व है। अकार्बनिक तत्व क्या है? हमने बताया था ना, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं। कार्बनिक तत्व हमारे कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोज, ये सभी हमारे कार्बनिक तत्व हैं। और कार्बनिक तत्व यानी इनऑर्गेनिक कौन से हैं? आपके मिनरल्स हो गए। जल भी आपका अकार्बनिक तत्व है। अकार्बनिक तत्व वो तत्व है जो एंजाइम, विभिन्न एंजाइम के संपर्क में आने के बाद भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं। वह उसी रूप में, स्वतः उसी रूप में अवशोषित होते हैं। और ये क्या है? कार्बनिक तत्व एंजाइम के संपर्क में आकर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन जो है या टूटकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से कई कई प्रकार के विटामिन हैं, कार्बोज हैं, जो अपने रूप को एंजाइम के संपर्क में आकर परिवर्तित कर देते हैं। तो वो हमारे कौन से हैं? कार्बनिक तत्व। और जो एंजाइम के संपर्क में आने के बाद भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, वह अकार्बनिक तत्व है। तो जल क्या है? हमारा अकार्बनिक तत्व है। कार्बनिक तत्व। तो जल क्या मेरा, जब जल जो है एंजाइम के संपर्क में आकर के अपने रूप को बदल देता है, वह तो उसी रूप में रहता है ना। तो इस कारण जल हमारा जो है यह अकार्बनिक तत्व है। मिनरल हमारा अकार्बनिक तत्व है। तो जल अकार्बनिक तत्व है और इसका ना तो कोई पोषक मूल्य है और ना ही इसका पाचन होता है। यह हमारे शरीर के भार का 70% भाग जल होता है। हमारे शरीर में शरीर के भार का 70% भाग जल होता है। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल का रासायनिक सूत्र ये तो आप लोगों को पता होगा, कॉमन है, H2O है। क्या है? H2O यानी यह हाइड्रोजन के 2 अणुओं के मिलने से और ऑक्सीजन के 1 अणुओं के मिलने से किसका
जल का निर्माण होता है। ओके, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से जल का निर्माण होता है। ओके, हमारे दांतों और अस्थियों में जो है कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? दांत और अस्थियों में, जैसे हमारे शरीर के भाग का 70% भाग जल है, जिसमें से जो है हमारे दांतों और अस्थियों में 20% जल पाया जाता है। और बाह्य कोशिका द्रव्य में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? बाह्य कोशिका द्रव्य में भी 20% जल पाया जाता है। अंतः कोशिका द्रव्य में 50% पाया जाता है, 50% जल पाया जाता है। और जो है हमारे लसिका या लसिका वाहिनियां जो है इसमें 7% जल पाया जाता है। ऊतक तंतु में 9% जल पाया जाता है। इस तरह से हम प्लाज्मा में 4%। आप इसको नोट कर लीजिए किसमें कितनी मात्रा में जल पाया जाता है। अस्थियों और दांतों में, अस्थियों और दांतों में 20% जल पाया जाता है। ओके, और बाह्य कोशिका द्रव्य में, बाह्य कोशिका द्रव्य इसमें कितना पाया जाता है? इसमें भी 20% जल पाया जाता है। और अंतः कोशिका द्रव्य में, अंतः कोशिका द्रव्य इसमें कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? अंतः कोशिका द्रव्य में 50% यानी 50% जल की मात्रा पाई जाती है। और ऊतक द्रव्य में 9%, कितना? 9, ऊतक द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है? 9% जल पाया जाता है। और लसिका वाहिनियों में कितनी मात्रा में? 7%। लसिका और लसिका वाहिनियों में वाहिनियों में 7% जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 7% जल पाया जाता है। रक्तवार यानी प्लाज्मा में 4%। रक्तवार क्यों क्या कहते हैं? प्लाज्मा, हिंदी में इसको रक्तवारी, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में कितना पाया जाता है? 4% जल पाया जाता है। तो हमारी होल बॉडी में 70% जल पाया जाता है। और अस्थियों और दांतों में 20% जल पाया जाता है। बाह्य कोशिका द्रव्य में भी 20% जल पाया जाता है। अंतः कोशिका द्रव्य में 50% जल पाया जाता है। ऊतक द्रव्य में 9% और लसिका वाहिनियों में 7% जल पाया जाता है। और हमारे प्लाज्मा यानी रक्तवार में 4% तक जल की मात्रा पाई जाती है। और क्या होता है, हम यह देखते हैं कि मोटे व्यक्ति में, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसमें वसा की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम होती है। किसकी अपेक्षा? दुबले व्यक्ति की। और दुबले व्यक्ति में वसा की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा होती है। और महिलाओं में भी पुरुषों की अपेक्षा जल की मात्रा कम होती है। किसकी? महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जल की मात्रा कम होती है। ओके, और जो बच्चे होते हैं इसमें भी बड़ों की अपेक्षा जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और वसा की मात्रा कम पाई जाती है। बच्चों में कितना परसेंट जल पाया जाता है? शिशुओं में 70 से 75% तक। तो बड़ों की अपेक्षा बच्चों में जल की मात्रा ज्यादा और वसा की मात्रा कम पाई जाती है। शिशुओं में 70 से 75% तक जल पाया जाता है। और एज बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आदमी की एज उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके बॉडी में वसा की मात्रा ज्यादा होती जाती है और
जल की मात्रा कम होती जाती है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रही हूँ। ये मात्रा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कितनी मात्रा में किसमें जल पाया जाता है। तो हम देखेंगे क्या, मोटे व्यक्ति में, मोटे व्यक्ति में क्या होता है, वसा की मात्रा, वसा अधिक, अधिक को हम इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, समझ जाइएगा। और जल की मात्रा, जल कम, कम को इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोग को समझाने के लिए बस इसको इंडिकेट कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइए, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो मोटे व्यक्ति में वसा की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। अपेक्षाकृत दुबले व्यक्ति में क्या होता है, दुबले व्यक्ति में वसा की मात्रा कम होती है। क्या होती है, वसा की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा कम होती है। जैसे हेल्दी व्यक्ति जो दिखते हैं, वसा की मात्रा, फैट की मात्रा अधिक होने के कारण वह अधिक हेल्दी या मोटे दिखते हैं। तो दुबले व्यक्ति में देखने में ही पता चल जाता है कि इनके बॉडी में वसा की मात्रा कम है और जल अधिक, अपेक्षाकृत जल अधिक पाया जाता है। और क्या होता है, महिलाओं में भी पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा वसा अधिक और जल कम पाया जाता है, जल कम पाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें जल पाया ही नहीं जाता है, पाया दोनों में जाता है, दोनों के लिए भी जल इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, बट इसमें पुरुषों की अपेक्षा कम पाया जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि महिलाओं में कम ही पाया जाता है, बट ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वसा अधिक और जल कम पाया जाता है। और छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है। छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसको अधिक के लिए इंडिकेट किया है। तो छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है। शिशुओं में कितना % जल पाया जाता है, शिशुओं में कितना, 70 से 75% तक जल पाया जाता है। ओके, तो और हमने क्या बताया, आयु बढ़ने के साथ साथ वसा की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होने लगती है। आयु बढ़ने के साथ साथ वसा की मात्रा हमारी बॉडी में क्या होता है, अधिक हो जाता है। वसा अधिक और जल की मात्रा कम होने लगती है। ओके, तो मोटे व्यक्ति में वसा अधिक होता है, जल कम होता है, और दुबले व्यक्ति में वसा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा वसा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है। शिशुओं में 70 से 75% तक जल पाया जाता है। और आयु बढ़ने के साथ साथ, यानी जैसे हमारा एज आगे बढ़ता जाता है, तो वसा की मात्रा अधिक होती जाती है और जल की मात्रा कम होती जाती है। ओके, अब हम देखेंगे वसा के जल के कार्य। जल के कार्य क्या है, जल जो है हमारा
यह क्या करता है, घोलक के रूप में कार्य करता है। जैसे किसी भी पदार्थ को घोलने का कार्य, अकेला हमको शक्कर घोलना तो अकेला तो वो घुल नहीं जाएगा, उसको जल में डालेंगे, जल के द्वारा ही तो वह घुलता है। किसी भी चीज को घोलने के लिए किसी जल की जरूरत होती है। तो जल हमारा जो होता है वह घोलक के रूप में कार्य करता है और यह पाचन में सहायक होता है। जल जो होता है यह डाइजेशन में सहायक होता है। यह कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। निर्माणात्मक, शरीर निर्माणात्मक कार्यों में भी जल आवश्यक होता है। और क्या कार्य करता है यह, जितने भी पोषक तत्व है उनके हस्तांतरण में यह सहायक होता है। यानी पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में जल हमारा सहायक होता है। और जितने भी वेस्ट पदार्थ है वह हमारे शरीर से जल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो यह निरुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। शरीर निर्माणात्मक कार्यों में भी यह सहायक होता है। पाचन में भी यह सहायक होता है। और क्या कार्य करता है, यह घोलक के रूप में कार्य करता है, स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ये विभिन्न कार्य जल के हैं। तो जल हमारे जीवन में, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। इसलिए कहा गया ना कि जल ही जीवन है। जल के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो जल के कार्य हमने क्या क्या बताया है, नोट कर लीजिए। जल के कार्य क्या है, घोलक के रूप में, फर्स्ट नंबर घोलक के रूप में। और क्या करता है यह, शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। शरीर के तापमान के नियंत्रण में यह सहायक होता है। कौन, जल नियंत्रण में सहायक। और क्या कार्य है इसका, स्नेहक के रूप में यह होता है। स्नेहक के रूप में। और क्या है इसके कार्य, कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में यह कार्य करता है। कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में यह कार्य करता है। तो रूप में कार्य, कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य, निर्माणात्मक कार्य के रूप में, जल का क्या कार्य है, निर्माणात्मक कार्य। और क्या करता है यह, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। और क्या कार्य है जल के, यह पाचन में सहायक होता है। किसमें, जल हमारा पाचन में सहायक होता है। और पोषक तत्वों के, हमने भी बताया है, पोषक तत्वों के हस्तांतरण में भी सहायक होता है। पोषक तत्वों के हस्तांतरण में सहायक। और क्या करता है, जितने भी वेस्ट निरुपयोगी पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। निरुपयोगी पदार्थ के निष्कासन में सहायक। निरुपयोगी पदार्थ के निष्कासन में यह
सहायक होता है। तो जल के कार्य घोलक के रूप में शरीर के तापमान के नियंत्रण में यह कार्य करता है, स्नेहक के रूप में कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करता है, शरीर निर्माणात्मक कार्यों में भी यह अपना सहयोग देता है। कोमल अंगों को यह सुरक्षा प्रदान करते हुए कार्य करता है। पाचन में भी यह सहायक होता है। पोषक तत्वों को हमारे बॉडी विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायक होता है, यानी पोषक तत्वों के हस्तांतरण में जल सहायक होता है। और यह जितने भी वेस्ट पदार्थ, निरुपयोगी पदार्थ हैं, उनके निष्कासन में यह सहायक होता है। तो ये सभी हमारे जल के कार्य हैं। अब जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, इसको नोट कर लीजिए। जल आप लोगों को तो पता ही होगा, जल प्राप्ति मुख्य रूप से हमारे तरल पदार्थों से प्राप्त होता है और ठोस पदार्थों से भी जल हमें प्राप्त होता है, जैसे चाय, काफी, दूध, फल, इन सभी से हमको जल की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति के स्रोत क्या है? प्राप्ति के स्रोत तो सबसे पहले तो यह किसमें पाया जाता है? तरल पदार्थों में, यानी जितने भी लिक्विड बेस में होते हैं उसमें यह अधिक मात्रा में जल, क्योंकि वह जल ही होता है, जैसे दूध, चाय, काफी, जूस, ये सारी चीजें तो आपको कॉमन है, सारे सब पता होगा तरल पदार्थों में। और ठोस पदार्थ में क्या हुआ? ठोस पदार्थ, जैसे ठोस पदार्थ में हमारा जो बिस्किट हुआ, बिस्किट में कितना % जल पाया जाता है? 27%। बिस्किट में 27% जल पाया जाता है। और किसमें? अनाज में कितना पाया जाता है जल? 8 से 20%। यानी ठोस पदार्थों में भी जल पाया जाता है, ऐसा नहीं कि ठोस पदार्थ में जल नहीं पाया जाता। तो अनाज में 8 से 20%, अंडा में 75% कितना पाया जाता है जल? अंडे में 75% जल पाया जाता है। और फल और सब्जियों में कितना पाया जाता है? फल और सब्जियों में 75 से 80। फल सब्जी में कितना पाया जाता है? 75 से 80% तक जल पाया जाता है। तो जल सबसे अधिक तो तरल पदार्थ जो लिक्विड बेस पे है उससे तो जल मिलता ही है। और ठोस पदार्थ जैसे हमारा बिस्किट हुआ, इसमें 27%, अनाज में 8 से 20% जल पाया जाता है, अंडे में भी जल पाया जाता है 75% तक, और सब्जी और फल में 75 से 80% तक जल पाया जाता है। और ऑक्सीकरण के द्वारा भी जल हमें प्राप्त होता है। प्राप्ति के स्रोत क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण द्वारा भी जल हमें प्राप्त होता है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से जल का निष्कासन भी होता है। तो यह तो हमारी प्राप्ति के स्रोत हैं। जल प्राप्ति के स्रोत है या हमारे हम तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल हमें प्राप्त होता है। और जल का निष्कासन कैसे होता है? जल का निष्कासन कैसे होता है? जल का निष्कासन हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से पसीनों के द्वारा, पसीना जो निकलते हैं वह जल ही तो होता है। तो जल का निष्कासन हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से पसीनों के द्वारा जल का निष्कासन होता है। आंसुओं के आंसू जो होते हैं हमारे, वो भी तो लिक्विड बेस पे होते हैं, वो भी एक तरह के, वो भी जल ही है। तो आंसुओं के माध्यम से जल का निष्कासन होता है, पसीने के माध्यम से जल का निष्कासन होता है, और मल मूत्र के द्वारा भी जल का निष्कासन हमारी बॉडी से होता है। और फेफड़ों और बड़ी आंत के द्वारा भी जल का निष्कासन होता है। ओके, बड़ी आंत के द्वारा भी जल का अवशोषण करता है ना, तो बड़ी आंत के द्वारा भी जल का
निष्कासन होता है और फेफड़ों के द्वारा भी। तो जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? आंसुओं के द्वारा और किसके द्वारा? मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा और बड़ी आंत और फेफड़ों के द्वारा। ओके, तो निष्कासन आंसुओं के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, बड़ी आंत और फेफड़ों के द्वारा जल का निष्कासन होता है। अब हम यह देखेंगे कि कितनी मात्रा में जल का ऑक्सीकरण होता है किस में। ये नोट के रूप में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है एग्जाम में कि जैसे 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है पूछता है ना। तो वसा से कितनी ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वैसे जो है 1 ग्राम कार्बोज से, कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा कितने ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है? 0.6 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.6 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 0.6 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। और 1 ग्राम वसा से कितना होता है? 1.07 ग्राम। कितना? 1 ग्राम वसा के द्वारा 1.07 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। कितना होता है वसा से? 1 ग्राम वसा से 1.07 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा 0.41 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। ओके, कितना होता है? 0.41 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मात्रा में जल का ऑक्सीकरण होता है? तो पूछ सकता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.6 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। और 1 ग्राम वसा के द्वारा कितने ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है? 1 ग्राम वसा के द्वारा 1.07 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा 0.41 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.6 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। 1 ग्राम वसा से कितना होता है? 1.07 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा 0.41 ग्राम जल का ऑक्सीकरण होता है। तो इसको आप लोग नोट के रूप में इसको नोट कर लीजिएगा। मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और
जल का संतुलन, हम क्या देखेंगे, जल का संतुलन। जल का संतुलन कैसे होता है? जल का संतुलन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले एडीएच हार्मोन के द्वारा जल का संतुलन होता है। यानी एडीएच हार्मोन जल के संतुलन को बनाए रखता है। एडीएच क्या है? एडीएच आपका एंटी डायवर्टिक हार्मोन है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायवर्टिक हार्मोन। तो जल का संतुलन नोट कर लीजिए। ये तो आपका जल का ऑक्सीकरण था। अब हम जल के संतुलन, जल का संतुलन। ओके, तो जल का संतुलन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले एडीएच यानी एंटी डायवर्टिक हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले एडीएच एंटी डायवर्टिक हार्मोन्स जल का संतुलन बनाए रखते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एडीएच हार्मोन जल का संतुलन बनाए रखता है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एडीएच यानी एंटी डायवर्टिक हार्मोन, जो जल के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। जल के संतुलन को कौन बनाए रखता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायवर्टिक हार्मोन जो है जल के संतुलन को बनाए रखता है। अब क्या होता है, जैसे जल की कमी, जैसे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अगर 10% तक जल कम हो जाता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कब होता है? जब हमारी बॉडी में जल की मात्रा 10% से कम हो जाती है, तब उस अवस्था को हम निर्जलीकरण कहते हैं। और जब यह मात्रा 10 से 15% तक कम हो जाती है तो क्या होता है? रक्त नलिकाओं में संकुचन होने लगता है। जैसे जब हमें प्यास लगती है, कुछ तो सहन लायक होती है, उसमें क्या होता है? रक्त नलिकाओं में जल्दी जल्दी संकुचन होने लगता है। तो जब 10 से 15% तक जल की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त नलिकाओं में संकुचन होने लगता है। और जब यही मात्रा 15 से 20% तक हमारे बॉडी में जल की मात्रा कम हो जाती है तो यह काफी भयावह होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्या है? इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी मात्रा में जल की मात्रा हो तो निर्जलीकरण होता है, कितनी मात्रा में हो तो यह भयावह होता है। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा 10% से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? हमारे शरीर में जब जल की मात्रा 10% से कम हो जाती है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। और जब जल की मात्रा मात्रा 10 से
15% तक कम हो जाती है तो क्या होता है, रक्त नलिकाओं में संकुचन होने लगता है। 15% से कम हो जाती है तो रक्त नलिकाओं में संकुचन होने लगता है। ओके, और जब यही जल की मात्रा 15 से 20% तक कम हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो जब हमारे शरीर में जल की मात्रा 10% से कम हो जाती है तो निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण कब होता है, 10% से कम होने पर। और 10 से 15% तक कम होने पर क्या होता है, रक्त नलिकाओं में संकुचन होने लगता है। और जब 15 से 20% तक जल की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। स्थिति काफी भयावह हो जाती है। और हम देखेंगे जल की आवश्यकता। जल की आवश्यकता जैसे कब होती है, जैसे प्रतिदिन तो हमारे शरीर को 3 से 4 लीटर तक जल की आवश्यकता होती है। कम से कम आप 2 से 3, 3 से 4 इतना लीटर तो जल चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, यह व्यक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर भी जल की आवश्यकता होती है। जैसे अधिक क्रियाशील व्यक्ति को जल की अधिक आवश्यकता होती है और कम क्रियाशील व्यक्ति को अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। क्योंकि अधिक क्रियाशील जो व्यक्ति होते हैं, शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, तो उनके पसीने के माध्यम से जल अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिस कारण उन्हें जल की अधिक आवश्यकता होती है। और क्या होता है, वातावरण के अनुसार भी जल की आवश्यकता हमारी निर्धारित होती है। जैसे गर्म वातावरण में जल की अधिक आवश्यकता होती है और ठंड वातावरण में जल की कम आवश्यकता होती है। और भोजन की प्रकृति के आधार पर भी जल की आवश्यकता निर्धारित होती है। जैसे अगर हमारा भोजन गरिष्ठ है तो उसके पाचन के लिए क्या होता है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। और रोग के आधार पर भी हम जल की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज में प्यास ज्यादा लगती है ना, तो उसमें जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन में बार बार लूज मोशन या उल्टी होने से क्या होता है, जल अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे हमें जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो रोग की अवस्था में किसमें, डायरिया में, और किसमें, मधुमेह यानी डायबिटीज में जल की अधिक आवश्यकता होती है। जल की दैनिक आवश्यकता कितनी है, 3 से 4 लीटर। ओके, जल की आवश्यकता कितनी है, 3 से 4 लीटर। और क्या है, अधिक क्रियाशील व्यक्ति को क्रियाशीलता के आधार पर जल की आवश्यकता इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक जल की आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत कम क्रियाशील व्यक्ति को कम जल की आवश्यकता होती है। और वातावरण के भी आधार पर जल की आवश्यकता होती है। गर्म वातावरण में अधिक जल और ठंड में कम जल की आवश्यकता होती है। और किसमें, भोजन
के आधार पर, भोजन की प्रकृति के आधार पर। इसमें क्या होता है, गर्म और गरिष्ठ भोजन में अधिक जल की आवश्यकता है। गर्म और गरिष्ठ होने पर जल की आवश्यकता अधिक होती है। और क्या होता है, विभिन्न रोग, कौन कौन से, मधुमेह यानी डायबिटीज और डायरिया, इन सभी में जल की आवश्यकता अधिक होती है। डायबिटीज में क्या होता है, बार बार प्यास लगती है, बार बार मूत्र त्याग होता है। तो हमने देखा जल के कार्य क्या हैं, जल का निर्माण कैसे हुआ है, किन तत्वों के मिलने से किन यौगिक के, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। जल हमारा क्या है, एक अकार्बनिक तत्व है। ओके, तो हमारा जल जो है, आज हमारा जल कंप्लीट हुआ। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज, वसा, जल, जितने भी हैं सब हमारे कंप्लीट हो गए। पोषक तत्व जितने थे हमारे सभी कंप्लीट हो गए। अगर उसमें से आपको कुछ पूछना हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो कल अब हम जितने पोषक तत्व थे सब कंप्लीट हुए, तो कल अब हम लोग एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।